आप सभी लोगों का हमारी क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि त्रिविमी चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी और इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि त्रिविमी चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? होलोग्राफी का। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन और रडार स्कैन। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, सभी पारदर्शी माध्यम के। तो रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। बताएं आप सभी। तो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती है। काय के? सभी पारदर्शी माध्यम के। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेसर बीम, बेरियम, टाइटेनिक, सिरेमिक। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा कि ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम होता है प्रयुक्त। क्या होता है? लेजर बीम। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत दुर्बल हैं, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। तो इसका क्या है कारण? बता दें आप सभी। तो दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या होती है? वक्राकार होती है। पृथ्वी की सतह होती है क्या? वक्राकार। तो यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह होती है वक्राकार। पृथ्वी की सतह कैसी होती है? पृथ्वी की सतह होती है वक्राकार। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक का बता दें नाम। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और नाड़ी संकेत मॉड्यूलन और काल विभाग बहुसंकेतन। तो क्या पूछा गया है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक का क्या है नाम? तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन या जिसको कहें आवृत्ति मॉड्यूलेशन। क्या है? आवृत्ति मॉड्यूलन है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि दृष्टि पटल जिसको हम लोग रेटिना पर जो चित्र बनता है ना उसको क्या कहते हैं? वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है, वह सीधा होता है। तो दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है ना वह वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है, वह उल्टा होता है। क्या होता है? वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा बनता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? सीधा तथा वास्तविक, सीधा तथा आभासी, उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो उल्टा तथा वास्तविक बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? उल्टा तथा वास्तविक। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? उल्टा तथा वास्तविक। कैसा बनाया जाता है? उल्टा तथा वास्तविक। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है?
दो आँखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। दो आँखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इस कारण से दूरी व गहराई का होता है एहसास। तो क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? बता दें कौन सा है कारण? तो इस कारण से दूरी व गहराई का क्या होता है? एहसास होता है। क्या होता है? इस कारण से दूरी व गहराई का होता है एहसास। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, क्या पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है? रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? बता दें कौन से घटक हैं? ताप है, इंद्रधनुषी प्रकाश है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश है और इंफ्रारेड प्रकाश है। तो यहाँ पे है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है। कौन सा प्रकाश होता है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। बता दें सभी कि क्या दर्शाता है किसी तारे का रंग? उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका टेम्परेचर या उसका ताप, और उसकी ज्योति और उसकी सूर्य से दूरी। तो किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। क्या दर्शाता है? उसका टेम्परेचर। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है? मान लो टेम्परेचर कितना दिया है? 50,000 से 28,000 केल्विन दिया है। तो नीला होगा, तारे का कलर कैसा होगा? नीला। यदि 28,000 से 10,000 केल्विन है तो नीला श्वेत होगा। यदि श्वेत है तो 10,000 से 7,500 केल्विन, और श्वेत पीला है तो 7,500 से 6,000 केल्विन। यदि पीला है केवल तो 6,000 से 4900 केल्विन। नौरंगी है, नारंगी क्या है? नारंगी, तो 4900 से 3500 केल्विन। एवं लाल है तो 3500 से 2,000 केल्विन होना चाहिए। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बता दें आप सभी। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, धूलकण है, हीलियम है और जल वाष्प है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। क्या है इसका कारण? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण, क्योंकि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, धूलकण है, हीलियम है और इनमें से कोई नहीं है। तो क्या पूछा गया है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? बताएं। तो धूलकण की वजह से होता है। काय की वजह से होता है? धूलकण की वजह से। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से और वेग से। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है काय से? तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य से होता है निर्धारित, क्योंकि प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है भिन्न भिन्न। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में, चाहे एमपी एसआई हो चाहे एमपी पुलिस हो। व्यापम का है फेवरेट क्वेश्चन, कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो हरा रंग है, पीला है, नीला है और लाल रंग है। तो यहाँ पे सही विकल्प होने वाला है कि लाल रंग की क्या है? तरंगदैर्घ्य होती है सबसे अधिक। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है ना, उसकी वैल्यू होती है 7.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना है, इकाई का, तो इकाई होती है सेंटीमीटर।
7.5 इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। और मान लो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना वह सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना वह क्या होता है, सबसे कम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बैंगनी रंग की, 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इकाई का ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल किट्टू तोमर, रोहित चौहान, आप लोगों के सही है आंसर, बहुत बढ़िया। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, रेणु जी आपका भी सही है, अन्ना निधि सिंह चौहान, कि सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं हिंदी में, तरंग दैर्घ्य। तो कभी कभार इंग्लिश का वर्ड आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है कौन सा है, उस प्रकाश का नाम लाल प्रकाश है, पीला प्रकाश है, नीला है और बैंगनी प्रकाश है। तो इसका सही विकल्प है कि बैंगनी प्रकाश का क्या है, वेवलेंथ होता है सबसे कम। बैंगनी प्रकाश का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, लाल है, पीला है, नीला है और बैंगनी है। तो दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है कौन सा, बैंगनी है। कौन सा है, बैंगनी। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो नीला प्रकाश है, हरा प्रकाश है, लाल प्रकाश है और पीला प्रकाश है। तो निम्नलिखित में से किस में होती है उच्चतम ऊर्जा, तो नीले प्रकाश में होती है उच्चतम ऊर्जा। कौन से प्रकाश में, नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, हाई ऊर्जा। क्योंकि किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैंगनी, जामुनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है अधिकतम। इसलिए चारों रंगों के प्रकाशों में नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की निम्नतम होती है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन तो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का विवर्तन है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और प्रकाश का है अपवर्तन। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट बता दें इसका सही विकल्प कौन सा है, कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर हमें दिखाई पड़ता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन है, प्रकाश की भ्रम है, व्यतिकरण है, उनकी वास्तविक आकृति है। तो क्या पूछा गया है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण पूछा है। तो अपवर्तन होता है इसका कारण। कौन सा कारण है, अपवर्तन। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ वृक्षों द्वारा, उसके बाद में है कवकों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा और फफूंद द्वारा। तो क्या पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, इसका क्या है कारण, तो बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का यूज किया जाता है, इसका बता दें कारण। तो इसकी तरंग दैर्घ्य की लंबाई होती है सर्वाधिक, यह सुंदर होता है, यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, इनमें से कोई भी कारण नहीं है। तो क्या है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, इसका क्या है कारण, तो इसकी जो तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य ना, तरंग दैर्घ्य की लंबाई होती है सर्वाधिक। क्या होता है, लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की लंबाई होती है सर्वाधिक, इसलिए हम इसका यूज करते हैं ट्रैफिक सिग्नल में। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका क्या है कारण। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण होता है सबसे कम और लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण होता है सर्वाधिक। तो आप लोग बता दें इसका क्या है कारण, कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। बताएं सभी स्टूडेंट।
तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक। क्या है इसका कारण? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे होता है अधिक। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा चुका है कि आकाश नीला लगता है, इसका कारण सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो आकाश नीला लगता है, बताएं इसका क्या है कारण? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह आंखों के लिए आरामदायक है। इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है। हवा द्वारा इसका अवशोषण होता है सबसे कम। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो इसका कारण है क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। व्यापम के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। एमपी पुलिस में 4 से 5 बार आ चुका है यह क्वेश्चन, और मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी 3 से 4 बार आ चुका है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे ध्यान दें बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। कौन सा है वो कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में क्या है? अधिक उत्सर्जन है। तो क्या पूछा है? आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। कौन सा है कारण? बता दें आप सभी एक बार। तो प्रकाश का है प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आ चुका है कई बार, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। देख लो, आकाश नीला दिखाई देता है, कौन सा है कारण? प्रकाश के विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण और प्रकीर्णन के कारण। तो यह क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। तो आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। काय के? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण और विवर्तन के कारण। के अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, बताएं क्या है इसका कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य डूबता है या सूर्य क्या है अस्त होता है तो लाल दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण ही होता है ऐसा। काय के कारण? प्रकीर्णन के कारण। अब देख लो अगला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, बता दें अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह क्वेश्चन तो बार बार आता है, नीला दिखाई देता है, सफेद, काला और लाल। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो दिखता है क्या? नीला, काला, सफ़ेद और लाल। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखता है? तो वह दिखता है काला दिखता है। कैसा दिखता है? तो वह दिखता है काला। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बार बार आने वाला हर पेपर में, कि समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के लक्षण के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका क्या है कारण? बता दें सभी प्यारे स्टूडेंट। तो इसका कारण है कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह हर एग्जाम में लगभग बार बार आता है कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, इसका क्या है कारण? यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, या इसके बाद में है यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है, और इनमें से कोई नहीं है कारण। तो हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, इसका क्या है कारण?
तो यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर क्या करती है, परावर्तित कर देती है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर क्या करती है, परावर्तित कर देती है। इसलिए घास का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, हरा, क्योंकि हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित क्या, प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसी से पत्तियां क्या है, हरी दिखाई देती हैं। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमन प्रभाव पर, रमन प्रभाव पर। तो क्या पूछा गया है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, बता दें काय पे आधारित है। तो यह आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है क्योंकि प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि हमसे दूर जा रही हैं, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का हो रहा है विस्तार। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण होता है, बेलनाकार दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है और समतल दर्पण होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग बता दें इसका सही विकल्प कौन सा है। तो कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं। तो वह होता है उत्तल दर्पण। कौन सा शीशा होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों में किसका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का और गोली दर्पण का। तो कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों में से किसका होता है उपयोग। तो यह होता है कौन सा, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है, यह होता है उत्तल दर्पण। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन के भावनों में पृष्ठ दृष्ट दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। समतल, उत्तल, अवतल और प्रतीपित। तो बाणों में पृष्ठ दृष्ट दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। तो यह होता है कौन सा, उत्तल दर्पण को प्रयोग में लाते हैं। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि शेविंग बनाने के लिए। जब मतलब आदमी शेविंग बनाते हैं या दाढ़ी बनाते हैं तो काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण को काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है, एक गोलाकार दर्पण होता है। क्या होता है, एक गोलाकार दर्पण जिसके उभरते हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है और अंदर का तल होता है परावर्तक। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में हम लोग करते हैं। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। ऊपर काला, नीचे उजला, ऊपर उजला, नीचे काला, मात्र उजला। तो बता दें आप सभी, इसका कारण है ऊपर उजला तथा नीचे काला। क्या है ऊपर उजला तथा नीचे काला, क्योंकि श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतः परावर्तक होता है। क्या होता है, पूर्णतः परावर्तक, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। अतः छाते की ऊपरी सतह सफ़ेद होने से ही गर्मी में धूप से बचा जा सकेगा। मान लो छाते की ऊपरी सतह है डार्क, मतलब काली है, तो काली क्या करती है, कोई भी चीज़ मतलब डार्क है तो वह धूप का ज़्यादा मतलब उसको अवशोषित करेगी, जिसके कारण वह ज़्यादा गर्म होगा। यदि लाइट कलर होगा, मान लो वाइट कलर है, मान लो सफ़ेद कलर है, तो वह कम गर्म होगी। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। तो आप सभी लोग बता दें इसका कौन सा है कारण कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। कौन सा होता है, काल्पनिक और बड़ा। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन
कि जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। दो प्रतिबिंब बनते हैं, एक बनता है, 6 प्रतिबिंब बनते हैं और अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है कितनी, अनंत होती है। क्योंकि इसका एक ही फॉर्मूला होता है, देख लें आप के 360 अपॉन में थीटा और माइनस के 1। देखो यदि हम लोग क्या करेंगे, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है। जब तो समतल दर्पणों के थीटा डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी गई वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या होती है 360 अपॉन थीटा माइनस के 1। शारदा पटेल कह रही हैं गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग। रक्षा यादव, लवकुश तोमर, निधि पूजा, शिवानी शर्मा, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्नेहा हैं और कौन है, अलका, सनी, राजौरिया, दुर्गा, विकास हैं, प्रीति हैं, स्वाति हैं, बहुत बढ़िया, संदीप हैं, मीट हनुमान है, लाखन, आशुतोष लोधी, दीक्षा सेन, किट्टू तोमर, रोहित चौहान, अनामिका सोलंकी, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हुकुम यादव जी, बिलाल हसन, रक्षा यादव, तो आप सभी लोग, रूपेश राठौर जी गुड इवनिंग। बिल्कुल, प्रद्युम्न दिवाकर जी, संदीप, लाखन। तो अब देख लो आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 2 प्रतिबिंब, 4 प्रतिबिंब, 8 प्रतिबिंब और अनंत प्रतिबिंब। तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि जब किसी दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 0, थीटा/2 थीटा और 2 थीटा। तो 2 थीटा होगा। कितना होगा, 2 थीटा। देखो जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का, क्या कह रहा है, परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा, तो वह होगा 2 थीटा। कितना होगा, 2 थीटा। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या है तरीका। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो आप लोग बता दें कौन सा है इसका कारण कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या है तरीका, तो एक प्रिज्म से रंगों को क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। सभी स्टूडेंट हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी देखने वाले लाइक ज़रूर कर दें। सभी लोग लाइक कर दें फटाफट पहले। अब देख लो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलकर बना होता है। तो यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। सभी स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो श्वेत प्रकाश होता है ना, वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से, 7 रंगों से। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन। देखो इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन सा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बार बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। तो बता दें कौन सा है सही क्रम। नीला, हरा, बैंगनी, बैंगनी, हरा, नीला, नीला, पीला, हरा, नीला, हरा और पीला। तो इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन सा है, बताएं सभी। तो नीला, हरा और पीला होता है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम। कौन सा, नीला, हरा और पीला। अब देख लो आप, देखो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो नीला है, हरा है, लाल है और पीला है। तो इंद्रधनुष के दोनों, क्या कह रहा है, अधोलिखित में, अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, तो वह है हरा। कौन सा है, हरा। अब देख लो आप इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार से है। देखें आप सभी,
तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। तो मध्य का रंग कौन सा है? मध्य का रंग है हरा। तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं, नीला और नारंगी, हरा और लाल, पीला और हरा, बैंगनी और लाल। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि दोनों सीमांत वर्ण पट्ट होते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो बैंगनी और लाल होते हैं। कौन से होते हैं देख लो, बैंगनी है लास्ट वाला और शुरू वाला है लाल। तो ये कह रहा है कि दोनों बॉर्डर वाले, दोनों जो सीमांत वर्ण पट्ट हैं ना, वह बैंगनी और लाल होते हैं। कौन से होते हैं? वह होते हैं बैंगनी और लाल। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सीधे पूछा जा चुका है। तो आप सभी लोग इस पे पहले स्टार लगा लें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, क्या दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम दिशा में, या उसके बाद में है दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, हम नहीं बता सकते। तो दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो हम लोग यह नहीं देख सकते, क्योंकि 12 बजे, क्योंकि देखो इसका कारण यह है क्योंकि दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। क्या होता है? हम लोगों के सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का जो अपवर्तन है ना, वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता और इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। इस कारण को आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि दोपहर के 12 बजे जो सूर्य है ना, हम लोगों के सिर के ऊपर होता है, इसलिए प्रकाश का क्या नहीं होता? प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता और इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं पड़ता। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। क्या है? सूर्य की विपरीत दिशा में। जब सूर्य पूरब में होता है अर्थात सुबह के समय, तब इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। जब सूर्य पश्चिम में होता है तो साय के समय इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? वह उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, कौन सा है बताएं आप सभी? तो अवतल लेंस है। कौन? देखो, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह वो होता है कैसा? अवतल लेंस होता है। कैसा होता है? अवतल लेंस। क्योंकि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति क्या है? बदल जाती है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है द्विफोकसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, शंक्वाकार लेंस जैसा। तो क्या पूछा गया है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है ना, वह अपसारी लेंस जैसा करता है व्यवहार। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन है, देखें आप सभी। तो मैं आप लोगों को अब अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देख लो आप सभी लोग, ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, क्यों इन्हीं में से पेपर आता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखें। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किसी व्यक्ति का, क्या पूछा गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, इसके बाद में व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया है कि क्या है? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। क्योंकि अगर कोई एच ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? h/2। अब देख लो आप, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देख लो यहाँ पे वैल्यू दी जाती है कि 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर, 1.0 मीटर, 1.50 मीटर, 3.0 मीटर।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो लंबाई कितनी है 1.50 अपॉन में 2 मीटर है। तो यहाँ से निकल के कितनी आएगी 0.75 आएगी। कितनी आएगी 0.75 मीटर। इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि आधी हो जाती है। लंबाई कितनी हो जाती है h/2 हो जाती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। तो दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं क्या, उत्तल लेंस लेते हैं काम में। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस को लेते हैं काम में, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। काय का, उत्तल लेंस का। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा है कारण, तो इस दोष को ठीक करने के लिए क्या है, अवतल लेंस का करते हैं उपयोग। इस दोष को ठीक करने के लिए हम लोग काय का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। उन्नतोदर कॉन्वेक्स या नतोदर कॉनकेव, वर्तुलाकार सिलिंड्रिकल और इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आप सभी कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयोग में लाए जाते हैं, बताएं सभी। तो नतोदर होता है। कौन सा, नतोदर लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, नतोदर। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके और समतल कांच प्रयुक्त करके। तो क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। बताएं कैसे ठीक किया जाता है। तो अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। काय से, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, क्योंकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में क्या है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, मायोपिया को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से, अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से, उत्तल दर्पण से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका बता दें कौन सा है कारण। तो मायोपिया को ठीक किया जाता है काय से, अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। काय से मायोपिया को ठीक किया जाता है, अवतल लेंस से। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, सिलेंडरी लेंस द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है काय से, अवतल लेंस द्वारा होती है। काय से होती है, अवतल लेंस द्वारा। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। अवतल, उत्तल, साधारण, दोनों ए और बी, मतलब अवतल और उत्तल दोनों। तो आप लोग बता दें इसका कौन सा है कारण कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो यह बनते हैं उत्तल लेंस से। काय से बनते हैं, उत्तल लेंस से बनते हैं। यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखें कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनती हैं। तो उत्तल लेंस से बनती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इस पर कई सारे स्टार लगा लें, क्योंकि बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले आकार वाले ग्लासेस को उत्तल लेंस कहते हैं। देखो बीच में होते हैं मोटे और किनारे पर पतले आकार वाले ग्लासेस को बोलते हैं उत्तल लेंस। यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज में करते हैं। यह दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त होता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा, आंख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आंख में संकेंद्रण होता है
तो इसका क्या है कारण? आंख में संकेंद्रण होता है, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा आंख में क्या होता है? संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं है सही? तो मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। गर्मी में सामान्यतः सफेद तथा हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में बरी माने जाते हैं। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा है यहाँ पे कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है यह पूछा गया है? तो एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक एवं गले की जांच के लिए किया जाता है। यह एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है ना, वह होता है नतोदर दर्पण, उन्नतोदर दर्पण, सादा दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह होता है, कौन सा होता है? नतोदर दर्पण होता है। कौन सा दर्पण है? नतोदर दर्पण। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग कितनी? 25 सेंटीमीटर। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो यह होना चाहिए कितनी न्यूनतम दूरी होती है सामान्य आंखों के लिए? 25 सेंटीमीटर। इस चीज़ को आप लोगों को रखना है ध्यान। यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, देखो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? पुतली, रेटिना, सिलियरी मांसपेशी, आइरिस है और इनमें से कोई नहीं। तो सिलियरी मांसपेशी है। कौन सी है? सिलियरी मांसपेशी। देखो आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परावर्तित होती है? तो यह होती है सिलियरी मांसपेशी के द्वारा, क्योंकि सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से आंख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आंख के लेंस की फोकल दूरी परिवर्तित हो जाती है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है देखें आप सभी कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? बता दें सभी कि धूप के चश्मे की पावर होती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो धूप के चश्मे की पावर होती है, बताएं सभी कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर। कितनी? 0 डायोप्टर। तो यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन पे सभी स्टूडेंट लगा लें कई सारे स्टार। अब देख लो अगला क्वेश्चन कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म, लेंस, शटर और आवरण। तो आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से की जा सकती है। तुलना काय से? फिल्म से। अब देख लो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह स्वच्छ मंडल, परितारिका, पुतली और दृष्ट पटल होता है। तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह दृष्ट पटल होता है। क्या होता है? वह होता है दृष्टि पटल, क्योंकि मनुष्य के नेत्र की कार्य प्रणाली फोटोग्राफिक कैमरे से मिलती जुलती है। जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं ना, उससे चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती हैं और दृष्ट पटल इसे फोकस कर देता है, जहाँ पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया में, परितारिका में, पुतली में, दृष्ट पटल में। तो मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बता दें आप सभी स्टूडेंट।
तो दृष्टिपटल रेटिना में मनुष्य की आंख में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल रेटिना में, क्योंकि मनुष्य की आंख फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं ना, उससे चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती हैं। दृष्टिपटल इसे फोकस कर देता है, जहां पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, आइरिस पर, प्यूपिल पर और रेटिना पर। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो वह बनता है रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? वह बनता है रेटिना पर। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं। कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर और इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं, तो काय पे बनाती हैं? वह बनाती हैं रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। काय पे? रेटिना पर। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्ण करता है। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? जिसे वह करता है परावर्तित करता है, जिसे वह करता है परावर्तित। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये रंग कौन कौन से हैं? लाल है, नीला है, नारंगी है। लाल है, हरा है, नीला है, लाल है, पीला है तथा हरा है, लाल, हरा है तथा भूरा है। तो एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। लाल, हरा तथा नीले रंगों से बनते हैं। कैसे? कौन कौन से कलर से? लाल, हरा तथा नीला। क्योंकि रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाली कैथोड किरण नलिका में 3 विभिन्न फॉस्फर का प्रयोग होता है जो लाल, हरे तथा नीले रंग को उत्सर्जित करते हैं। कौन कौन से लाल, हरे तथा नीले रंग को करते हैं उत्सर्जित? अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनमें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकीर्णित होते हैं? कौन से रंग प्रकीर्णित होते हैं? कौन से रंग प्रकट प्रकट कह सकते हैं या प्रकीर्ण कह सकते हैं? लाल, हरा और नीला। लाल, पीला, हरा, नारंगी, हरा और बैंगनी। तो लाल, पीला, हरा और काला कौन सा रंग है? तो इसमें रंग है लाल, हरा और नीला। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो लाल, हरा और नीला रंग है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है प्रकाश का रंग? बैंगनी, लाल, पीला और सफ़ेद। तो सफ़ेद हो जाता है। कैसा हो जाता है? सफ़ेद। क्योंकि प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। इनको मिलाने से द्वितीय रंगों पीला, मैजेंटा का निर्माण हो सकता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीय रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीय रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग के प्रकाश की होती है उत्पत्ति। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नहीं है प्राथमिक रंग? तो काला नहीं है, पीला नहीं है, लाल नहीं है, नीला नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो काला नहीं है प्राथमिक रंग। कौन सा नहीं है? काला कलर। तो काला क्या नहीं है? काला नहीं है, प्राथमिक कलर नहीं है, प्राथमिक रंग नहीं है। और बाकी के पीला, नीला और लाल हैं प्राथमिक कलर। अब देख लो अगला क्वेश्चन कि नीला रंग मूल रंग है। कौन कौन से हैं? नीला, पीला और लाल हैं। उसके बाद में है नीला, हरा और लाल। तो नीला, हरा और लाल हैं 3 मूल रंग। उन रंगों के नाम है नीला, हरा और लाल। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन क्या सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है? कितनी होती है रंगों की संख्या सूर्य के प्रकाश में? तो 3, 5, 6 और 7। तो 7 होती है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या। यह क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा चुका है। आप सभी लोग इस पर कई सारे स्टार लगा सकते हैं। अब देख लो कौन कौन से कलर होते हैं, देखें सभी। देखो बैंगनी होता है, जामुनी होता है, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन के निम्न रंगों में विषम को पहचानना है हमें, विषम कलर को। देखो हरा, लाल, भूरा और पीला। तो यहाँ पे भूरा है। कौन सा? भूरा।
क्योंकि आप लोग देख लो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंगों में भूरा रंग नहीं पाया जाता है। अतः भूरा रंग यहाँ पे क्या है, विषम है, मतलब अलग है इन सब कलरों से। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर पार कराया जाता है तो ये 7 रंग हैं। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण अथवा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण इसी घटना के परिणाम स्वरूप होता है। अब देख लो आप, अगला क्वेश्चन है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव्य, ठोस एवं निर्वात में, उसके बाद में गैस एवं द्रव्य, निर्वात एवं गैस में। तो आप लोग बता दें कौन सा है इसका कारण कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो गैस एवं द्रव्य में होता है ऊष्मा का स्थानांतरण। काय में होता है? गैस एवं द्रव्य में। देखो संवहन प्रोसेस होती क्या है? संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। ध्यान रखें इस चीज का कि केवल द्रवों तथा गैसों में होता है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, जैसे आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म हो जाना। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। तो इसका क्या कारण है? वाष्प एक गैस होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है और वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो आप लोग एक बार कारण बता दें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक होती है गंभीर, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। क्या होता है? वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, क्योंकि देखो 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम में 540 कैलोरी ऊष्मा होती है अधिक। अब देख लो अगला क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल की अपेक्षा। इसका कारण क्या है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता है, भाप हल्की होती है। तो इसका कारण है कि भाप में क्या है? गुप्त ऊष्मा होती है अधिक। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है अधिक। अब देख लो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं? 100 डिग्री, 80 डिग्री, -32 डिग्री, -40 डिग्री। तो कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो वह टेम्परेचर कितना रहता है? -40 डिग्री रहता है। तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहते हैं समान। अब देख लो आप, तो आज की क्लास के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करें, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें, सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें। और रक्षाबंधन के बाद में आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड पे क्लास स्टार्ट की जाने वाली हैं। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि रक्षाबंधन के बाद में डिजिटल बोर्ड पे क्लास चलेंगी सभी। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।